हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितनी राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है? और हमारे विकल्प हैं 1,04,000 करोड़, 1,03,955 करोड़, 1,05,000 करोड़ या 1,05,500 करोड़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1,04,000 करोड़। दोस्तों आप सभी को बिल्कुल ज्ञात ही होगा, 9 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया है। और इस प्रस्तुत बजट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको हम आगे के प्रश्नों में कवर करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, गोमय वसते लक्ष्मी वाक्य किससे संबंधित है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं बजट 2022-23 से, गोधन न्याय योजना से, रोका छेका अभियान से या सुकन्या समृद्धि योजना से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बजट 2022-23 से, यानी गोमय वसते लक्ष्मी। ये वाक्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है और ये आपका संबंधित है हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 9 मार्च को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष का बजट 2022-23 से। अब ये वाक्य आखिरकार है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार, इस वर्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो बजट है वो गोबर से निर्मित एक ब्रीफ केस में पेश किया गया था, जिसके ऊपर यह वाक्य लिखा गया था, गोमय वसते लक्ष्मी। और इस प्रकार छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में गोधन से निर्मित ब्रीफ केस का इस्तेमाल किया है। और दोस्तों यह ब्रीफ केस रायपुर के गोकुल धाम गौठान में काम करने वाली महिला स्व सहायता समूह की दीदी, जिनका नाम है नोमिन पाल, इनके द्वारा तैयार किया गया था। और इसी से प्रेरित होकर हाल ही में रायपुर नगर निगम का बजट भी गोबर से निर्मित ब्रीफ केस में ही पेश किया गया था। तो ये तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो वाक्य लिखा गया था गोमय वसती लक्ष्मी, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सारी जानकारियों को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य बजट 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम कितनी अनुमानित है? और हमारे विकल्प हैं 1,05,778 रुपए, 1,17,704 रुपए, 1,06,950 रुपए या 1,18,401 रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1,18,401 रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 जो प्रस्तुत किया गया है उसमें प्रति व्यक्ति आय 1,18,401 अनुमानित की गई है। और अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय की अगर तुलना करें तो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय में 12,623 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। और इस प्रकार 1,05,778 से इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय 1,18,401 रुपए अनुमानित है। ये तथ्य भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और किस राज्य के मध्य है? और हमारे विकल्प हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या झारखंड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। दोस्तों महानदी जल विवाद के बारे में अखबारों में लगातार खबरें आते रहती हैं। ये विवाद दोनों सरकारों के मध्य पानी के इस्तेमाल को लेकर काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं। आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज इससे संबंधित यह ध्यान में रखना है कि महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं A.M. खानविलकर जी। ये नाम आपको कभी भी नहीं भूलना है और ये प्रश्न पहले आयोजित परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है, ये आपको बताना है। और ये 5 पॉइंट यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपके सामने विकल्प प्रस्तुत करूंगा। तो पहला विकल्प है, जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 10,000 रुपए प्रति माह। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान। तीसरा पॉइंट है, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान। चौथा पॉइंट है, जनपद पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 5,000 रुपए प्रति माह। पांचवा पॉइंट है, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में आगामी वर्ष से सहायता राशि 6,500 रुपए प्रति परिवार। तो ये 5 स्टेटमेंट है जिसमें से आपको बताने हैं कि कौन कौन से कथन जो है, ये स्टेटमेंट जो है असत्य है, ठीक है। और इसके लिए हमारे विकल्प है 1, 2 व 4, 2, 3 व 4, 1, 4 व 5 और ऑप्शन नंबर डी है केवल 4 व 5। अब इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 व 5। यानी ऊपर के जो 3 तथ्य हैं ये पूर्णतः सही है।
ठीक है, तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो आपको ध्यान में रखना है, जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए इस बजट में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट जो सही है वह है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब थोड़ा सा मैं आपको यह बता देता हूं कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना आखिरकार है क्या। तो दोस्तों, जितने भी शासकीय स्कूल और भवनें हैं और जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उनको पक्के रास्ते से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुरुआत किया गया था। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं अपने उत्तर की ओर। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें स्टेटमेंट 4 और 5 गलत है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है जनपद पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 5,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, तो ये 5,000 बिल्कुल गलत है। ये मानदेय आपको ध्यान में रखना है 6,000 रुपए प्रति माह। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो कि गलत था वो है राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में आगामी वर्ष से सहायता राशि 6,500 रुपए प्रति परिवार कर दी जाएगी। तो ये 6,500 नहीं, ये राशि आगामी वर्ष से 7,000 रुपए प्रति परिवार हो जाएगी और वर्तमान स्थिति में ये राशि 6,000 है। ठीक है, यही तथ्य मैंने यहाँ पे सुधार कर लिख दिया है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनपद पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय पहले था 4,000 रुपए, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया 6,000 रुपए। और राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, जिसकी शुरुआत हाल ही में 3 फरवरी को की गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत आगामी वर्ष से 7,000 रुपए प्रति परिवार की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये तथ्य आप बिल्कुल सुधार कर पढ़िएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 6वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होने वाली श्री मई पुहान राज्य के किस जिले से संबंधित है? और हमारे विकल्प है भिलाई, रायगढ़, दुर्ग या रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग। अब देखिए, यहाँ पे जो मित्र हमारे टेलीग्राम ग्रुप से संबंधित होंगे, जो हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वे सभी जानते होंगे कि श्री मई पुहान भिलाई से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या पूछा है, किस जिले से संबंधित है, और भिलाई दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है, इसलिए दुर्ग इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, भिलाई की श्री मई पुहान को कानून में मास्टर्स की डिग्री में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मान दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, राजकीय गीत के साथ कामकाज की शुरुआत करने वाला राज्य का पहला पुलिस थाना कौन सा है? और हमारे विकल्प हैं रायपुर थाना, बिलासपुर थाना, कोरबा थाना या दुर्ग थाना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोरबा थाना। तो दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा कि सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी पुलिस थाने, पुलिस चौकी और पुलिस लाइन में दिन के कामकाज की शुरुआत राजकीय गीत के साथ ही किया जाएगा। और आप सभी को पता ही है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार। ठीक है, और ऐसा कार्य करने वाला कोरबा जिला या कहें कोरबा थाना छत्तीसगढ़ का पहला थाना बना है। अब अगर हम राजकीय गीत की बात करें तो आप सभी बिल्कुल यहाँ पे जान ही चुके हैं कि राजकीय गीत के बोल क्या है, अरपा पैरी के धार। इसके रचयिता है, ये रचनाकार है नरेंद्र देव वर्मा जी, और ये नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये तथ्य पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचनाकार कौन है, आपको ध्यान रखना है नरेंद्र देव वर्मा। और इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है ममता चंद्राकर जी ने, जिनका वास्तविक नाम है मोक्षदा चंद्राकर। ठीक है, ये मोक्षदा चंद्राकर नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इनके बारे में एक विशेष तत्व और आपको ध्यान में रखना है कि खैरागढ़ में जो संगीत विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है, खैरागढ़ के संगीत विश्वविद्यालय की वर्तमान कुलपति कौन है, मोक्षदा चंद्राकर। और खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये तथ्य भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति की अधिकतम आयु अब 70 वर्ष कर दी गई है। तो ये सारे तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, मैन पाट महोत्सव कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? और हमारे विकल्प हैं 2, 3, 4 या 5। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 दिनों तक। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान में रखना है मैन पाट महोत्सव जो कि सरगुजा जिले में आयोजित किया जाता है, एक 3 दिवसीय आयोजन है, जिसका इस वर्ष 11 मार्च से 13 मार्च के मध्य आयोजन किया गया। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है, और यह तथ्य आपको पिछली आयोजित परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसका आयोजन जो है मैन पाट के रोपा खाद जलाशय के समीप ही किया जाता है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है मैन पाट से संबंधित, मैन पाट को छत्तीसगढ़ के शिमला की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के और प्रसिद्ध महोत्सव की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, इसी प्रकार पाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, पाली महोत्सव, और यह आयोजन किया जाता है राज्य के कोरबा जिले में। इसी प्रकार सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है महासमुंद जिले में। ठीक है, और
चित्रकोट महोत्सव का आयोजन किया जाता है बस्तर जिले में। ठीक है, तो मैन पाट महोत्सव के अलावा ये सारे महोत्सव और इनसे संबंधित जिलों को भी आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने वाला छत्तीसगढ़ देश के कौन से क्रम का राज्य है? और हमारे विकल्प है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दूसरा राज्य। तो हमको यह जानना भी जरूरी है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो इसके लिए आप राजस्थान को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से पहले राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस हस्ती को राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार 2021 दिया गया है? और हमारे विकल्प है मधुलिका दत्ता, मधुलिका रामटेके, किरणमयी नायक या आकर्षी कश्यप। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मधुलिका रामटेके। दोस्तों आप सभी को बिल्कुल ज्ञात ही होगा कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसी मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार का वितरण किया गया है और वर्ष 2020 और 21 के लिए देश भर की 29 हस्तियों को राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव जिले की मधुलिका रामटेके का नाम भी शामिल है और इन्हें वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और इसके बारे में दोस्तों मैं और डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा जब हम इस हफ्ते के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की वीडियो पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो दोस्तों इस पुरस्कार से संबंधित छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में आप मधुलिका रामटेके का नाम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की पहली टेनिस अकादमी कहां पर स्थापित की जाएगी? और हमारे विकल्प है नवा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रायपुर। दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला टेनिस अकादमी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के समीप 3 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा और जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला टेनिस अकादमी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस तिथि से की गई? और हमारे विकल्प है 7 मार्च 2022, 8 मार्च 2022, 9 मार्च 2022 या 10 मार्च 2022। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 7 मार्च 2022। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि 8 मार्च को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक इसके एक दिन पहले 7 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में क्या प्रावधान किया गया है कि द्वितीय बालिका संतान के जन्म होने के समय 5,000 रुपए की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो यह प्रावधान आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि द्वितीय बालिका संतान के लिए है और सहायता राशि 5,000 रुपए दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्न में से 3 टीका कर्मियों को सम्मानित किया गया है और इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 नाम लिखे हुए हैं, उसके बाद में आपके सामने विकल्प प्रस्तुत करूंगा। तो ये 4 नाम है पिंकी खरे, प्रमिला देवांगन, तुलसी तांडी या उर्मिला भोई। तो इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प होंगे 1 व 3, 1 व 2, 3 व 4 या 2 व 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 व 2। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिंकी खरे और प्रमिला देवांगन जी, जो कि पेशे से टीकाकर्मी है, इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये नाम आप यहां पर बिल्कुल देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और ये तथ्य आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को। और यहां पर एक और विशेष नाम मैंने लिखा हुआ है, तुलसी तांडी। इनका नाम आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तुलसी तांडी जी छत्तीसगढ़ की पहली व्यक्ति हैं जिन्हें कोविड-19 का वैक्सीन लगाया गया था और ये रायपुर स्थित मेकाहारा अस्पताल की एक सफाई कर्मी है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, गोवा में आयोजित ग्लैमरस सुपर मॉडल मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की विजेता लिपि मेश्राम छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? और हमारे विकल्प है दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर या नारायणपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। ठीक है, तो लिपि मेश्राम बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा की रहने वाली है, जिन्होंने गोवा में आयोजित ग्लैमरस सुपर मॉडल मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दोस्तों इसी प्रकार आपको बस्तर जिले से संबंधित एक और नाम ध्यान में रखना है और वो नाम है पायल पानीग्राही। ठीक है, तो इनका नाम आपने कहां पढ़ा होगा? आप सभी को पता ही है, बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सूर्यवंशी और इसके एक सीन में मीडिया रिपोर्टर का किरदार निभाया था पायल पानीग्राही ने, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से संबंधित है। तो ये दोनों नाम लिपि मेश्राम और पायल पानीग्राही आपको बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान किस तिथि को किया जाएगा? और हमारे विकल्प है 10 अप्रैल,
11 अप्रैल, 12 अप्रैल या 13 अप्रैल? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 12 अप्रैल। दोस्तों आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा कि खैरागढ़ विधानसभा के विधायक थे देवव्रत सिंह जी, जिनका हृदयघात के कारण निधन हो गया था और अब खैरागढ़ विधानसभा के लिए उपचुनाव आयोजित किया जाना है, जिसके लिए 12 अप्रैल 2022 को मतदान कराया जाएगा। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि विधायक देवव्रत सिंह जी अजीत जोगी जी के द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे और खैरागढ़ विधानसभा के इतिहास में अब तक का यह तीसरा उपचुनाव होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की खबरों की नई वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अन्य अभ्यर्थी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा और इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।